देखिए, इस वीडियो में हम क्लास 9th का जो विज्ञान विषय है उसका जो पहला चैप्टर है वो हम करेंगे। हमारा जो पहला चैप्टर है वह है हमारे आसपास के पदार्थ। तो हम जानेंगे कि पदार्थ हम किसे कहते हैं। देखिए, हमारे आसपास कोई भी वस्तु जो दिख रही है, अगर उसका अपना द्रव्यमान है, अगर वह स्थान घेरती है, तो हम उसे पदार्थ कहते हैं। वह स्थान घेरती है मतलब क्या हुआ? कोई भी वस्तु अगर वह स्थान घेरती है मतलब उसका आयतन होना चाहिए, ठीक है, साथ में द्रव्यमान होना चाहिए। अगर ये दो चीज है तो हम उस वस्तु को पदार्थ कहेंगे। जैसे लकड़ी, हवा, दूध, पानी इत्यादि और भी बहुत सारी चीज हो सकते हैं। अब हम पदार्थों का वर्गीकरण देखेंगे। तो देखिए, हमारे जो प्राचीन दार्शनिक थे और ये यूनान के जो प्राचीन दार्शनिक थे, उन्होंने पदार्थ को पंच तत्व में वर्गीकृत किया था, यानी कि वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि और आकाश। क्लियर? और फिर हमारे जो आधुनिक जो वैज्ञानिक हैं वो पदार्थ के भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म के आधार पर उन्होंने वर्गीकृत किया है। परंतु हमको इस चैप्टर में सिर्फ हमको भौतिक गुणधर्म के बारे में ही पढ़ना है पदार्थों का। तो हम समझ लेते हैं कि रासायनिक गुणधर्म क्या होता है और भौतिक गुणधर्म क्या होता है। तो देखिए, रासायनिक गुणधर्म क्या होता है? जब भी कोई एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ अभिक्रिया करता है, तो अभिक्रिया के दौरान या फिर अभिक्रिया के बाद अगर वो अपने जो पहले वाली जो पदार्थ है वो गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करता है या फिर जो भी प्रभाव उस समय वो दिखाता है, तो वो उस पदार्थ का रासायनिक गुणधर्म होता है। जैसे कि मान लीजिए हम एक लोहा लेते हैं। लोहा क्या होता है? वो जंग लग जाता है। जंग कैसे लगता है? वो जल से वो अभिक्रिया करता है। लोहा भी एक पदार्थ है, जल भी एक पदार्थ है। दोनों जब वो अभिक्रिया करता है तो अभिक्रिया करने के बाद जो हमको उत्पाद मिलता है वो लोहे जैसा नहीं होता है, वो अलग होता है, जंग लगा हुआ होता है। तो इस वजह से क्या होता है, वो उसकी रासायनिक गुणधर्म है। फिर हम देखेंगे भौतिक गुणधर्म क्या होता है। देखिए, कोई भी पदार्थ अगर उसकी हम रासायनिक परिवर्तन किए बगैर हम उसको माप लेते हैं तो वह उसका भौतिक गुणधर्म होता है। जैसे मान लीजिए लोहा का ही उदाहरण लेते हैं। तो लोहा को अगर मान लीजिए हमको मापना है तो हम कहीं भी रासायनिक परिवर्तन उस लोहे के नहीं कर रहे हैं। अगर हमको उसका घनत्व मापना है तो घनत्व मापने के लिए हम क्या करते हैं? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान बटा आयतन। लोहे का हमको घनत्व निकालना है, हम क्या करेंगे? लोहे का हम द्रव्यमान निकाल लेंगे, द्रव्यमान जो भी होगा हम बैठा देंगे। फिर हम उसका आयतन निकालेंगे। आयतन क्या होता है? कोई वस्तु जितना जगह घेरती है वो उसका आयतन होता है, तो हम आयतन भी निकाल लेंगे। फिर उसको हम द्रव्यमान जो भी निकलेगा बटा आयतन करके हम काट लेंगे, तो जो आएगा वो उस वस्तु का घनत्व निकल जाएगा। तो लोहे का देखिए, जंग लगना वो उसका रासायनिक गुणधर्म है और उसका हम अगर घनत्व निकालेंगे उसके द्रव्यमान और आयतन से तो वो उसका भौतिक गुणधर्म होगा। क्लियर है आपको? अब देखिए, हम पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं उसे देखेंगे हम, यानी कि पदार्थ की जो मुख्य अवस्थाएं हैं वो 3 अवस्थाएं होती है: ठोस, द्रव और गैस। उदाहरण देखेंगे, ठोस का लकड़ी है, द्रव का जल है और गैस का वायु है। तो इन पदार्थों के माध्यम से हम जानेंगे पदार्थ के कणों के जो अभिलक्षणी गुण हैं वो क्या क्या हैं। ठीक है? तो पहला जो है पदार्थ के जो कण हैं उनके अभिलक्षणी गुण में पहला जो है वह है कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। ठीक है? यानी कि अंतर आणविक स्थान हर पदार्थ के कणों में होता है। तो जो ठोस पदार्थ है उनके कणों के बीच जो रिक्त स्थान होता है बहुत कम होता है या फिर नहीं के बराबर होता है। ठीक है? फिर हम जो द्रव है, द्रव वाले पदार्थ के कणों के बीच की बात करें तो इनके कणों के बीच जो रिक्त स्थान होता है वो ठोस वाले पदार्थ के कणों के बीच का जो रिक्त स्थान होता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है, नहीं उससे ज़्यादा होता है। फिर हम गैस वाले जो पदार्थ हैं उनकी बात करें तो गैस वाले पदार्थ के कणों के जो रिक्त स्थान होता है वह द्रव वाले जो पदार्थ के कणों के बीच जो रिक्त स्थान है उससे वो ज़्यादा होता है। यानी कि हम अगर पदार्थ की बात करें तो गैस वाले जो पदार्थ हैं उनके कणों के बीच रिक्त स्थान सबसे ज़्यादा होता है। तो इसे हम क्रम से भी एक बार सजा लेते हैं। बढ़ते क्रम में सबसे ज़्यादा जो रिक्त स्थान होता है किसमें होता है? गैस में होता है। ठीक है? उसके बाद किसमें होता है रिक्त स्थान सबसे ज़्यादा पदार्थ के कणों के बीच में?
द्रव में। उसके बाद किस प्रकार के पदार्थों में रिक्त स्थान जो है एकदम नहीं के बराबर होता है? तो ठोस में। ठीक है। अब देखिए हम पदार्थ के कणों की जो अभिलक्षणी गुण है दूसरा वाला वो हम देखेंगे। तो दूसरा गुण ये है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। ठीक है। तो पदार्थ के जो कण हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं। तो अगर हम ठोस वाले जो पदार्थ हैं उनके कणों के बीच की जो गतिशीलता देखें तो वो सबसे कम होती है द्रव और गैस की अपेक्षा। ठीक है। फिर हम बात करेंगे द्रव वाले जो पदार्थ हैं इनके कणों के बीच की जो गतिशीलता है वो गैस वाले जो पदार्थ हैं इनके कणों की जो गतिशीलता है इससे वो कम होती है। और ठोस वाले जो कण हैं इनकी जो गतिशीलता है उससे वो ज़्यादा होती है ये। ठीक है। फिर हम अगर गैस की बात करें, जो गैस वाले जो पदार्थ है इनके कणों के बीच की जो गतिशीलता है वो सबसे ज़्यादा होती है ठोस द्रव से भी ज़्यादा। ठीक है। अब इसको ऑर्डर में हम सजाते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है कि सबसे ज़्यादा जो गतिशीलता है वो किस में होती है? गैस वाले जो पदार्थ के कण हैं इनमें ज़्यादा गतिशीलता होती है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गैस वाले पदार्थ के कणों के बीच की जो गतिशीलता है वो सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद जो गतिशीलता है वो किसकी होती है? द्रव। उसके बाद हम देखेंगे जो गतिशीलता है किस प्रकार के पदार्थ की अवस्थाओं के कणों के बीच जो गतिशीलता ज़्यादा होती है तो सबसे अंतिम में ठोस। यानी ठोस वाले जो पदार्थ हैं इनके कणों के बीच की जो गतिशीलता है वो सबसे कम होती है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक बात हमको समझ में आ रहा है कि हमने जाना कि पदार्थ के कणों के बीच के जो गतिशील पदार्थ के जो कण हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं। तो गतिशील होते हैं मतलब उनमें गतिज ऊर्जा होती है। वैसे गैस वाले जो कण हैं इनमें भी गतिज ऊर्जा होती है, इनमें भी गतिज ऊर्जा होती है, इनमें भी गतिज ऊर्जा होती है। इसलिए आपको अगर दे कि पदार्थ के कणों के बीच जो गतिज ऊर्जा है उसको अगर आपको ऑर्डर के फॉर्म में लिखने दे, माने किस किस पदार्थ के कणों के बीच की जो गतिज ऊर्जा है वो ज़्यादा होती है, तो सबसे ज़्यादा जो गतिज ऊर्जा है वो गैस वाले, जैसे गतिज ऊर्जा मैंने लिखा है, सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा किस प्रकार के पदार्थ के कणों में होती है? तो गैस में। फिर उसके बाद किस में होगा? द्रव में। फिर उसके बाद ठोस में। अब देखिए पदार्थ के कणों के बीच जो गतिज ऊर्जा है उसे लाने के लिए हमें तापमान देना पड़ता है। तापमान देंगे तो पदार्थ के कणों में क्या होती है? गतिज ऊर्जा के कारण वो गतिशील होने लगती है। ठीक है। क्योंकि ठोस वाले जो पदार्थ हैं ये काफ़ी सटे सटे होते हैं। ठोस वाले पदार्थ के कण काफ़ी सटे होते हैं और उसकी अपेक्षा थोड़ा कम सटे होते हैं द्रव के। और गैस वाले जो कण हैं वो थोड़े दूर, माने काफ़ी दूर दूर होते हैं द्रव और ठोस की अपेक्षा। तो इस वजह से क्या होता है कि गैस वाले जो पदार्थ के कण हैं इनमें गतिज ऊर्जा लाने के लिए हम थोड़ा कम हमको ताप देना पड़ता है। इसके अपेक्षा इसमें थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा और इसके अपेक्षा इसमें थोड़ा हमको ज़्यादा ताप देना पड़ेगा। यानी कि ताप का कनेक्शन क्या हुआ हमारा? गतिज ऊर्जा से। तो ये आप जान लीजिएगा, तापमान जो है समानुपाती है गतिज ऊर्जा का। ठीक है। तो इससे हमको क्या समझ में आ रहा है? अगर मान लीजिए किसी पदार्थ में हम अगर तापमान बढ़ाते हैं तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगा, अगर तापमान घटाते हैं तो गतिज ऊर्जा घटेगा। इसका यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है। अब हम आते हैं पदार्थ के कणों के जो अभिलक्षणी गुण हैं वो तीसरा वाला गुण। तीसरा वाला गुण ये है कि पदार्थ के कणों के बीच जो आपस में जो है वो एक आकर्षण बल होता है। ठीक है। यानी कि उसे हम यही बोलते हैं अंतर आणविक आकर्षण बल। ये पदार्थ के कणों के बीच में होता है। तो आप देख ही रहे हैं ये गैस वाला जो पदार्थ है, ये द्रव वाला पदार्थ है, ये ठोस वाला पदार्थ है। अब देखिए गैस वाले पदार्थ के कणों के बीच देखिए गैप देखिए कितना ज़्यादा है। द्रव वाले पदार्थ के कणों के बीच उसकी अपेक्षा थोड़ा गैप कम है। ठोस वाले पदार्थ के कणों के बीच गैप देखिए एकदम कम है। ठीक है। तो आप सिंपल सोचिए कि इनमें गैप ज़्यादा है, दूर दूर में है। तो इन जो गैस वाले पदार्थ के कण हैं इनमें आपस में जो इनका अंतर आणविक जो आकर्षण बल है वो थोड़ा कम होगा क्योंकि दूर दूर है। ठीक है। उसके बाद द्रव वाले जो पदार्थ हैं इनके जो कण हैं थोड़ा सा गैस के अपेक्षा थोड़ा सटा हुआ है। तो इस वजह से क्या होगा? द्रव वाले पदार्थ के कणों के बीच का जो अंतर आणविक आकर्षण बल है वो थोड़ा ज़्यादा होगा गैस के अपेक्षा। फिर हम अगर ठोस की बात करें तो देखिए इनके जो पदार्थ के कण हैं वो काफ़ी सटे सटे हुए हैं, सटे हैं। तो इसलिए ठोस वाले जो पदार्थ हैं, ठीक है, इनके जो कण हैं यानी कि इनका अंतर आणविक आकर्षण बल, इनके जो ये जो पदार्थ है इनके जो कण हैं, पदार्थ के कण जो हैं इनका जो आकर्षण बल है
अंतराणविक आकर्षण बल वो जल और वायु की अपेक्षा ज़्यादा होगा। अब हम पदार्थ के कणों के अंतर आणविक जो आकर्षण बल है उसे हम अगर बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो देखेंगे कि अंतर आणविक आकर्षण बल सबसे ज़्यादा किस में होता है, किस प्रकार के पदार्थ के कणों में होता है, ठोस। तो पहले हम लिख दिए ठोस, ठीक है, सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद जो आकर्षण अंतर आणविक आकर्षण बल है किस प्रकार के पदार्थ के कणों में होता है, द्रव। फिर उसके बाद गैस। ये ऑर्डर के फॉर्म में आप समझ गए। अब हम जानेंगे विसरण के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले जानेंगे कि विसरण किसे कहते हैं। देखिए, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। हमने पदार्थ के कणों के अभिलक्षणी गुण में देखा कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है और साथ ही वह निरंतर गतिशील होते हैं। तो इस वजह से जो विसरण है वह स्वतः हो जाता है। लेकिन जो गैस वाले पदार्थ के कण हैं उनमें गैप ज़्यादा होता है और चूंकि निरंतर गतिशील होते हैं कण, इसीलिए गैस वाले पदार्थ के कणों में विसरण सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो विसरण है गैस की अपेक्षा थोड़ा कम होता है द्रव में। वो इसलिए क्योंकि द्रव वाले जो पदार्थ हैं उनके कणों के बीच के जो गैप है वो गैस की अपेक्षा कम होता है और चूंकि गतिशील है तो फिर वह स्वतः मिलता है, इसलिए मिल जाता है वो। फिर हम ठोस की अगर बात करें तो ठोस वाले पदार्थ के कणों की भी जो गैप है वो एकदम कम होता है या फिर नहीं के बराबर होता है। तो और चूंकि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं परंतु ठोस वाले जो पदार्थ के कण हैं वो आपस में काफ़ी ज़्यादा सटे सटे होते हैं। इस वजह से जब तक हम इसमें ताप नहीं देते हैं तब तक ये गतिशील नहीं होते हैं। तो इस वजह से ठोस वाले पदार्थ के कणों में जो विसरण है वो नहीं होता है। अगर हम तापमान देंगे तभी वो मिलेगा, स्वतः ये नहीं मिलता है, ठीक है। आशा करते हैं वीडियो आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।